नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 40 के फ्रेंड। इससे पहले 3 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी यूपीएससी पैटर्न पे इस बार पीसीएस के एग्जाम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम आप देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन। और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। सो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन है 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नोट कर लेना क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका केंद्र, राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की भी व्यवस्था इसी आर्टिकल यानी 1935 अधिनियम के तहत की गई। साथ में आरबीआई की स्थापना की गई और वर्मा को अलग कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत के संविधान के आमुख्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है डैश। पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता, चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। आराम से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, ओके। काफ़ी तेज़ी से सॉल्व नहीं करना है, पीसीएस का एग्जाम है। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी चारों। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अब आइए समझते हैं इसको। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। सो क्लियर फ्रेंड। सो फ्रेंड, आप नोट भी करते चलिएगा, ओके। क्वेश्चन को आप नोट भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, दूसरा राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी केवल पहला, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आइए समझते हैं इसको। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त आवश्यक नहीं है। क्लियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्लियर। तो आइए समझते हैं इसको।
कल्याणकारी राष्ट्र नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के समाज आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का ये वर्ग जो समाज आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार प्रत अर्थात क्रीमी लेयर को पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। ठीक फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे बात हो रही है भारतीय संघ राज्य पद्धति की। ऑप्शन ए है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ऑप्शन सी कहता है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऑप्शन डी कह रहा है ये है संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो अब बताना इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। सो क्लियर, नोट कर लिए। चलिए आइए समझते इसको। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि है। ठीक, जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। क्लियर, चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार, समता का अधिकार। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी समता का अधिकार इज द राइट ऑप्शन। अब आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जात, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? पहला है देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी कहता है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी कहता है वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। सो चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन बताइए। अब यहाँ पे ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन होगा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए इसको समझते थोड़ा फ्रेंड। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को स्थगित नहीं किया जा सकता। दो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20। ओके फ्रेंड, क्लियर क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए कह रहा है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन बी कह रहा है अधिकार व विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।
ऑप्शन बी कह रहा है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अब आइए इसको समझते थोड़ा फ्रेंड। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित होता है। जो मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। ये राज्य कार्रवाई के विरुद्ध प्रत्याभूति है। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अब यहाँ पे सांसद और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति बनने की बात हो रही है। ऑप्शन ए कह रहा है चुनाव लड़ने से पूर्व से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। ऑप्शन बी कह रहा है अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी कह रहा है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन डी कह रहा है एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं लड़ सकता। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अब आइए समझते इसको। संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा, यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा। अब आइए इसको हम समझते हैं। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 के सब क्लास 1 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या फिर कराएगा। ओके, ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है लोकसभा के सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, तीसरा है विधानसभाओं के सदस्य, चौथा है विधान परिषदों के सदस्य। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सोच के फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य से राइट ऑप्शन। आइए समझते फ्रेंड इसको। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, ओके, मिस मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति डैश। पहला, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा, के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। चलिए बताइए फ्रेंड फटाफट इसका आंसर, सोच समझ के देना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी चारों, ये चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ओके, अब आइए इसको समझते थोड़ा। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु
उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। ठीक है, कोई दायित्व उसके पास नहीं है। वो राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन तो कर सकता है। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नंबर 2 है फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, चौथा शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन। दिमाग लगाना कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पहला और चौथा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, चौथा है शंकर दयाल शर्मा। अब आइए इसको समझते फ्रेंड। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1989 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। श्री फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया था। ठीक है, क्लियर। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद ये डायरेक्ट क्या हुए थे, राष्ट्रपति बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। चलिए बताइए इसका फटाफट राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। अब आइए इसको समझते थोड़ा फ्रेंड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। वो अनिवार्यतया ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है। ठीक है, जिसका लोकसभा में बहुमत है। क्या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। प्रधानमंत्री व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। सो बात क्लियर हुई फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। आइए समझते इसको फ्रेंड। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वो वहाँ बोल सकता है, लेकिन मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया गया है। ओके फ्रेंड, क्लियर क्वेश्चन। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को शेयर करना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, यूपीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग जी जान से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।